हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी द शुभनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहाँ से 89% से स्टार्ट होने वाला है। सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उनको अच्छी से रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि ऐसा है जब हम नई चीज़ों को ढूंढते हैं तो पुरानी चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो आप लोगों ने लास्ट में याद किया हुआ है उनको अच्छी तरीके से याद करके रखना है। ऐसा नहीं है कि उधर उधर इधर इस बुक में से उस बुक में से, ऐसे बिल्कुल भी नहीं भटकना है। एक टारगेट अपना बना करके रखना है, ठीक है। तो आइए बिना समय गवाए अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है? एल्ब्यूमिन होता है, फाइब्रोनोजेन होता है, या ग्लोब्युलिन होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त के जमने में जो सहयोगी सहायक होता है प्रोटीन, आपका फाइब्रोनिजन होता है, ठीक है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। दहन प्रक्रिया तथा निश्वास द्वारा विसर्जित गैस कौन सी होती है? तो यहाँ पर निश्वास की अगर बात करें हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या फिर आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपकी दहन प्रक्रिया तथा निश्वास द्वारा विसर्जित गैस होती है। आपने देखा होगा जब हम गैस निकालते हैं अपने मुख से, जो गैस हमारी नाक के द्वारा जो गैस निकाली जाती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहाँ पर विसर्जित की बात कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, केंद्रक नाम किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट हुक के, हेक्सले के, रॉबर्ट ब्राउन के, या ग्रे के? तो केंद्रक नाम आपका दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन के 1831 में, ठीक है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने आपकी कोशिका की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंसुलिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन को शरीर में नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रित करना, या वसा का नियंत्रण करना, या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आप लोग, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग क्या करेंगे? डी आंसर इज राइट कर देंगे, लेकिन नहीं, इस पर डी आंसर आपका टिक सही नहीं है। तो आपका इंसुलिन हार्मोन्स का जो मुख्य कार्य होता है वो कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। और ये रक्त शर्करा को ऊर्जा में बदलने का कार्य भी करता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को ऊर्जा में बदलने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई थी? 1988 में, 75 में, 81 में, या 1969 में? तो यहाँ पे आपका जो 1969 लिख रहा है, ये 6 की जगह 5 कर लीजिए। 1959 में एड्स की जानकारी हुई थी, और ये हमारे देश में सर्वप्रथम नहीं हुई थी, ये कांगो में आपका एड्स देखा गया था। यानी कि 1959 को कांगो में देखा गया था। भारत में एड्स की जानकारी कब हुई थी? तो भारत में एड्स की जानकारी 1986 में चेन्नई में डॉक्टर सुनीति सोलेमन के द्वारा प्रकाश में आया था, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई, तो एड्स की जानकारी 1959 में। और अगर भारत की बात की जाएगी तो आपको 1986 ऑप्शन बिल्कुल याद रखना है। और चेन्नई में डॉक्टर सुनीति सोलेमन द्वारा देखा गया था एड्स सबसे सर्वप्रथम, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रोमेटिन निर्मित होते हैं प्रोटीन से, वसा से, या फिर आपकी विटामिन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्रोमेटिन आपके निर्मित होते हैं प्रोटीन से, ठीक है। क्रोमेटीन जो आपके निर्मित होते हैं वो प्रोटीन से होते हैं। और ये जो क्रोमेटीन है ये किसका घटक है? ये केंद्रक का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, यानी कि केंद्रक का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है क्रोमेटीन। और ये किसके निर्माण में सहायक होते हैं? तो ये गुणसूत्रों के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। क्रोमेटीन
किससे निर्मित होते हैं? प्रोटीन से होते हैं। ये किसका घटक होते हैं? ये केंद्रक का घटक होते हैं। ये किसके निर्माण में सहायक होते हैं? तो ये गुणसूत्रों के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, लसिका द्रव्य की प्रकृति होती है क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, न क्षारीय न अम्लीय होती है, न कुछ क्षारीय कुछ अम्लीय होती है, तो कैसी होती है? यहाँ पर बात कर रहा है लसिका द्रव्य की प्रकृति क्षारीय होती है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि क्षारीय का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 जो होता है ये किसका पीएच मान होता है? ये उदासीन का पीएच मान होता है। और अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। ठीक है, आपको बिल्कुल ठीक तरीके से याद रखना है। रीढ़ की हड्डी की कशेरुकाओं की संख्या होती है 33 जोड़े, 32 जोड़े, 34 जोड़े या 23 जोड़े। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा है, स्पाइनल कोड की यहाँ पर बात कर रहा है। तो स्पाइनल कोड की जो संख्या होती है कशेरुकों की वो 33 जोड़े होती है, यानी कि आपका ए आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निषेचन की प्रक्रिया होती है डिम्ब वाहिनी नलिका में, गर्भाशय में, डिम्बाशय में या वैजाइनल में? तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है आपकी डिम्ब वाहिनी नलिका में होती है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गृह विज्ञान में उच्च शिक्षा हेतु लेडी इरविन कॉलेज की दिल्ली में स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले ऑप्शन लेडी इरविन कॉलेज की अगर आपसे बात करी जा रही है तो आपको 32 बिल्कुल दिमाग पे फिट कर लेना है। ठीक है, तो 10 नवंबर 1932 को लेडी इरविन कॉलेज की दिल्ली में स्थापना की गई थी। और आपसे अगर पूछा जा सकता है कि गृह विज्ञान हाई स्कूल में किस वर्ष अनिवार्य हुआ? तो 1965 में गृह विज्ञान अनिवार्य हुआ। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका प्रसार शिक्षा है ये गृह विज्ञान में कब से पढ़ाना यानी कि अध्ययन के लिए अनिवार्य हुआ? तो 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है उबालना, बाष्पीकरण या छानना या इनमें से नहीं सभी? तो जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन तीनों ही सही हैं। डी आंसर इज राइट हो जाएगा 99 का। फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? पेट संबंधी, नेत्र संबंधी, त्वचा संबंधी या कान संबंधी? तो ये जो फफूंदी होती है ये किस पर लगती है? आपने देखा होगा त्वचा पर लगती है। आपने देखा होगा कि जब हम खुजली वगैरह हो जाती है, खराश, आपने वाइट वाइट जब हम खुजा लेते हैं, खुजली जहाँ पर आती है तो वहाँ पर वाइट वाइट सा हो जाता है ना? तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को फफूंदी बोला जाता है। और ये जो आपकी फफूंदी है ना ये पेट संबंधी होती है, नेत्र संबंधी होती है, कान संबंधी होती है, फिर त्वचा संबंधी होती है। तो आपकी फफूंदी जो होती है वो आपकी पेट संबंधी होती है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। कर्णावत सहायता करते हैं देखने में, सुनने में, सूंघने में या स्वाद में? तो कर्णावत जो आपकी सहायता करते हैं सुनने में सहायता करते हैं। कर्णावत किसको कहते हैं? कानों को कहा जाता है। ठीक है, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। एक वयस्क में छेदक दांतों की संख्या होती है 4, 2, 3, 6। वयस्क में छेदक दांतों की यहाँ पर बात की जा रही है तो कितनी होती है? तो आपको 21 और 23, 21 23 बटे 21 23, 2123 अपॉन 2123 दांतों का सूत्र है ये। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कि 2 नीचे के 2 ऊपर के 4 इधर 4 इधर, कितने हो गए? 8 हो गए। छेदक दांत आपके कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो ए आंसर इज राइट हो जाएगा। 4 यहाँ पर माने जाते हैं। ठीक है, और अगर भेदक की यहाँ पर आपसे बात करता तो भेदक आपके 2 माने जाते। और यहाँ पर प्री म्यूलर की बात करता, प्री मोलर और मोलर, तो यहाँ पर 23 21, तो 4 यहाँ आपके प्री मोलर हो जाएंगे। और मोलर की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 6 आपके मोलर हो जाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, 21 23 अपॉन 21 23 अपॉन सॉरी 21 23 अपॉन 21 23। ठीक है, इससे आप अच्छी तरीके से फार्मूले से निकाल सकते हैं। पहले छेदक आता है, फिर भेदक आता है, प्रीमोलर आता है, फिर मोलर आता है। 4 प्रकार के दांत आपके दांतों में पाए जाते हैं। लाइपेज क्रिया करता है प्रोटीन पर, शर्करा पर, खनिज लवणों पर या वसा पर? तो लाइपेज किस पर करता है? वसा पर करता है। एमाइलेज किस पर करता है? कार्बोहाइड्रेट पर करता है। और प्रोटीन पर कौन सा
ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन पर क्रिया करता है, प्रोटीन को पचाने में सहायक ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कौन सा लक्षण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है? लो आयोडीन, कैल्शियम या फास्फोरस। अगर खनिज लवण की हम लोग बात करते हैं तो खनिज लवण में आपका कैल्शियम जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन में अगर हम लोग बात करें तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और अगर प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन आपका फाइब्रोनेजन, ठीक है, विटामिन का भी आप लोगों को पता चल चुका है, खनिज लवण का भी चल चुका है, और प्रोटीन में फाइब्रोनेजन आपका रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एल्ब्यूमिन का कार्य होता है जीवाणु से लड़ने में सहायता प्रदान करना, प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखना, रक्त बढ़ाने में सहायता करना, कोशिकाओं को भोजन पहुंचाना। तो एल्ब्यूमिन का जो कारण होता है वो होता है प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित करना कार्य। मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 जोड़े, 24 जोड़े, 23 जोड़े या फिर 24 जोड़े गुणसूत्र। तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आलू में कितनी होती है, तो आलू में आपकी 24 जोड़े होती है। और चूहे में कितनी होती है, तो चूहे में आपकी 20 जोड़े होती है। तो तीनों के तीनों आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। बोमन संपुट का आकार कैसा होता है? बोमन संपुट क्या है, किससे रिलेटेड है? ये जो बोमन संपुट है आपका गुर्दे से रिलेटेड है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। और इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज के समान होता है। ये आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पर, गहरे प्याले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वसा का अवशोषण होता है ग्रास नली में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर मुख में? तो वसा का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। बी आंसर इज राइट। निकट दृष्टि दोष का लक्षण है आंखों पर सूजन आना, अनुवांशिक, आंखों पर अधिक जोर पड़ना। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? 7.0, 7.2, 7.35, 7.4, 7.45 या फिर 8.0? पहले तो आप मेरे को ये बता दीजिए, रक्त का जो सामान्य पीएच होता है ये अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है? ये मेरे को बताइए। रक्त का पीएच मान आपका होता है 7.35 से 7.45, ठीक है। और ये क्या होता है? ये क्षारीय होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, अगर 7 से ऊपर है तो क्षारीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा, और 7 से कम है तो आपका अम्लीय होगा। ठीक है। संकास्थि है खोपड़ी की अस्थि, चेहरे की अस्थि, कान की अस्थि या रीढ़ की अस्थि या फिर कान की अस्थि। ठीक है, तो संकास्थि की अगर हम लोग बात करें तो संकास्थि आपकी कान की अस्थि है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 1976 में, 1996 में, 68 में या 66 में? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ 1978 में हुआ था, और 78 ऑप्शन यहाँ पर कहीं नहीं है, 68 लिखा हुआ है। तो आपको 78 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है चार्ट, पोस्टर, ग्राफ, फ्लैश कार्ड्स? तो सांख्यिकी आंकड़ों का जो प्रदर्शन है वो ग्राफ कहलाता है। ठीक है, सी आंसर इज राइट हो जाएगा। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वह कहलाता है मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, मध्यमान, विचलन। तो वह कहलाता है मध्यमान। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लिया जाने वाला आयु समूह है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में 15 से 35 वर्ष के प्रौढ़ों को लिया जाता है। और ये कब शुरू किया गया था? ये आपका शुरू किया गया था 5 मई 1988 को। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। 5 मई 1988 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था। लीगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व क्या है? संचारक है, श्रोता है, संदेश है या श्रोता प्रतिक्रिया है? तो लीगन्स मॉडल में आपका छठा तत्व है श्रोता प्रतिक्रिया। ठीक है।
लीगन्स मॉडल मॉडल में आपके संचार के 6 तत्व होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहला आपका प्रेषक होता है यानी कि कम्युनिकेटर। दूसरा आपका संदेश होता है मैसेज। तीसरा आपका माध्यम होता है चैनल। चौथा आपका व्यवहार होता है ट्रीटमेंट। और पांचवा आपका श्रोता होता है। छठवा आपका प्रतिक्रिया होता है। तो यहाँ पर छठे की बात कर रहा है तो प्रतिक्रिया आपका आ रहा है डी में, तो श्रोता प्रतिक्रिया आपका हो जाएगा। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा दी गई है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? डगलस एस मिंजर के द्वारा। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन है रेडियो, दूरदर्शन, पोस्टर या नाटक। तो ये जो आपका दूरदर्शन है ये शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन माना गया है। केयर भारत में कार्य कर रहा है 1950 से। और ये जो केयर है ये राष्ट्रीय संस्था है या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आपकी और ये यूएनओ के द्वारा कार्य करता है। ठीक है। केयर जो है आपका यूएनओ के द्वारा कार्य करता है और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आपकी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन कौन सी है आपकी? एक केयर है, एक यूनेस्को है, एक यूनिसेफ है आपकी, एक फाओ है, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है, और एक आपकी WHO है। ठीक है। तो पांचों की पांचों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना कब हुई थी और इनकी स्थापना पर कौन कौन से दिवस बनाए जाते हैं वो सब आप लोगों को याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं इस पर भी एक चर्चा आपके साथ कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय कौन सी है, कौन सी संस्था किसके द्वारा चलाई जा रही है, कौन सी संस्था कब चलाई गई थी और कौन सी संस्था किसके लिए कार्य कर रही है। ठीक है। तो ये सब चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। इन चीज़ों का आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेगा और बहुत ईजी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे और बहुत ही ईजी है, इतना हार्ड नहीं है इन चीज़ों को पढ़ना। एक बार पढ़ने से ही आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी और आप आराम से अपने नंबर पेपर में काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा अगर आप अच्छी तरीके से, ये मान लीजिए 75% प्रश्न आपको इजी वहाँ पर दिखाई देंगे और इजी प्रश्न अगर आपने सही कर रखे हैं तो आप आराम से 90 100 प्लस लेकर के आ सकते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चनों पर ही हमारा फोकस किया जाता है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं जाने चाहिए। ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को, ये संस्थाएं तो बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए आपकी उंगलियों पर कौन सी क्या है और किसके द्वारा कार्य कर रहा है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पोस्टर लाभदायक होता है अनपढ़ लोगों के लिए, अनपढ़ व पढ़े लिखे लोगों के लिए या केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो पोस्टर जो आपका लाभदायक होता है अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों लोगों के लिए होता है। ठीक है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव इनमें देखा जाता है बच्चों में, वृद्धों में, पुरुषों में या युवाओं में। तो फैशन एवं शैली का जो सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है आपने युवाओं में देखा होगा। जो ये युवा होते हैं वो मतलब जो भी कुछ ट्रेंड में चल रहा होता है तो वही चीज़ को फॉलो करते हैं, उसी चीज़ को पहनते हैं, उसी चीज़ को लेते हैं। ठीक है। ट्रेंड में अगर आपने देखा होगा अभी 2-3 सालों से बनारसी साड़ियाँ हैं ना, बनारसी साड़ी कितनी ट्रेंडिंग में चली हुई हैं। तो आप मतलब गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो सबके पास आपको ये साड़ी देखने के लिए मिलेगी। तो युवा लोग जो होते हैं वो फैशन एवं शैली में ज़्यादा रुचि रखते हैं और ये चीज़ें आपको युवाओं में देखने के लिए मिलेंगी। रेशे का वह गुण जिसमें वह अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर कर रहा है लंबाई की बात, है ना। तो लंबाई में आपका प्रत्ययस्थता जो होता है वो अपनी पूर्व स्थिति में लंबाई को प्राप्त कर लेता है। और अगर यहाँ पर लंबाई की जगह आपसे पूछा जाता चौड़ाई, तो चौड़ाई में आपका आ जाएगा प्रतिस्कंधा। आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है प्रतिस्कंधा। अगर यहाँ पर रेशे का वह गुण जिसमें वह अपनी पूर्व चौड़ाई प्राप्त कर लेता है
क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में प्रत्ययस्था की जगह प्रतिस्कंधा हो, या फिर प्रत्ययस्था भी दे रखा है, ज्वलनशीलता भी दे रखा है, अनियमितता भी, और चमक की जगह प्रतिस्कंधा दे रखा है, तो आपको प्रतिस्कंधा इज राइट आंसर करना है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। पूर्ण लंबाई की अगर बात कर रहा है तो प्रत्ययस्था, और अगर चौड़ाई की बात कर रहा है तो प्रतिस्कंधा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बस्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं छोटे ऊनी रेशों से, लंबे ऊनी रेशों से, छोटे कपास के रेशों से, या लंबे कपास के रेशों से। यहाँ पर बस्टेड वस्त्र की बात कर रहा है, तो ये जो बस्टेड वस्त्र होते हैं आपके लंबे ऊनी रेशों से तैयार किए जाते हैं। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में ऊनी रेशों को इससे साफ किया जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या गर्म पानी, या फिर साबुन। तो कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में ऊनी रेशों को साफ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के द्वारा। बी आंसर इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, रेयोन रेशे का व्यास निर्भर करता है कच्ची सामग्री पर, कोलाइडल घोल पर, स्पिन रेट के छिद्रों पर, रेशे को खींचने की गति पर। रेयोन रेशे का जो व्यास निर्भर करता है वो करता है आपके स्पिन रेट के छिद्रों पर। ठीक है, सी आंसर इज राइट हो जाएगा। 19वीं शताब्दी का चमत्कारी रेशा किसको बोला जाता है? रेयोन को बोला जाता है। रेयोन के पिता कौन हैं? तो आपके जो फ्रेडरिक हेनरी हैं वो रेयोन के पिता माने गए हैं। रेयोन कितने प्रकार का होता है? तो रेयोन आपका 3 प्रकार का होता है, नाइट्रो सेल्यूलोज रेयोन, और विस्कोस रेयोन, और कुप्रामोनियम रेयोन। रेयोन की खोज कब की गई थी? तो रेयोन की खोज 1984 में की गई थी। और ये जो आपका रेयोन है, रेयोन रेशा, ये कैसा रेशा है? तो ये आपका कृत्रिम रेशा है। इसको आर्टिफिशियल रेशम भी बोला जाता है, इसको आर्टिफिशियल रेशा बोला जाता है, इसको अर्ध रेशम भी बोला जाता है रेयोन को आपके। ठीक है, ये कृत्रिम रेशा है। और सबसे आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? सर्वप्रथम मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो आपका रेयोन है। ठीक है, रेयोन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। रेटिंग प्रक्रिया किस पर की जाती है? रेटिंग प्रक्रिया रेयोन पर की जाती है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ईजी चीज़ें, ईजिली तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। रेयोन, कपास, ऊन, रेशम, ये चीज़ें, इनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और पता भी होना चाहिए कि किस किस रूप में ये चीज़ें कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और होमवर्क के तौर पर मैं आपको एक प्रश्न दे रही हूँ कि स्पीकर स्पीच ऑडियंस, है ना, आपने सुना होगा स्पीकर स्पीच ऑडियंस जो है आपका, ये किससे संबंधित है? ये जो आपका मॉडल है किसने दिया है? 3 तत्व मॉडल किसने दिया है? स्पीकर स्पीच ऑडियंस तत्व, श्रोता, वक्ता, श्रोता और वक्ता, भाषण और श्रोतागण, लोकाचार, शब्द और करुणता, स्पीकर स्पीच ऑडियंस। ठीक है, ये किसने दिया है? एथोस, लेगोस और पैथोस। ये भी किससे संबंधित है ना? वक्ता, वाणी, दर्शक। ठीक है, तो ये किसने दिए हैं? ये किस के मॉडल के तत्व हैं? तो ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और SMCRA मॉडल किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये SMCRA मॉडल। मूक संचार का उदाहरण किसको माना जाता है और उसकी भाषा कैसी होती है? तो चलो ये तो मैं आपको बता देती हूँ। मूक संचार का उदाहरण पत्र होता है, और पत्र की भाषा जो होती है आपकी वैधानिक व औपचारिक होती है। ठीक है, और SMCRA मॉडल का प्रतिपादन आपके सूपे ने किया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अक्टूबर 1947 को की गई थी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। PSA क्या है? पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है आपका। जनसंचार के माध्यम से आप प्रचार कैसे कर सकते हैं? टेलीविज़न से कर सकते हैं, पत्र से, पत्रिका से, समाचार पत्र में विज्ञापन दे करके, और लेखन से जनसंचार में माध्यम
जनसंचार का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, जनसंचार में तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे आपका होम मैनेजमेंट है, चलो ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का सब कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, लेकिन आपको 6 सब्जेक्ट हैं तो मतलब 5 सब्जेक्ट पे तो पकड़ होनी ही चाहिए अगर आप अच्छे से नंबर लाना चाहते हैं तो। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।